यहाँ की एक ही खासियत है कि आप आसपास के इलाकों में देखेंगे तो भाटपारानी एजुकेशन का सेंटर पॉइंट है, गुरुत्व केंद्र। आसानी से कह ले। और कई बार ऐसे बच्चा देखते हैं कुछ 6 महीने से परेशान है, उसकी समस्या है ही नहीं कुछ, वो अनावश्यक रूप से उसको बोझ समझ के परेशान लगा। आज हम किसी मिलिट्री मैन को देखे तो क्या सोचते हैं, मिलिट्री मैन बन जाते तो बहुत अच्छा होता है। किसी डॉक्टर को देखे उससे इंस्पायर हो गए तो अगले दिन डॉक्टर बनने लगते हैं, अगले दिन लॉयर बनने लगता है। प्रतिभा गाँव के बच्चों में होता है। जितना आत्मविश्वास होता है, जिस तरीके का उनके अंदर हुनर होता है, उत्साह होता है, उमंग होता है, इतना शहर के बच्चों में नहीं होता है। हाँ, नवोदय विद्यालय की तरह से माहौल बनाने के लिए कितना प्रयास करना है? पुलिस आई हम लोगों को थोड़ा पकड़ी क्या मैंने, उन्होंने बोला क्या किए हो तुम लोगों, तो हम लोगों ने धीरे से किसी ने बताया पेरिस्कोप लगाए। तो पुलिस पेरिस्कोप के बारे में जानने के लिए थाने में बैठा के 1 घंटा हम लोगों से जानकारी ली। पेरिस्कोप क्या होता है, फिर मिठाई खिला के। नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एक केमिस्ट्री के महान विद्वान, IIT जैम में जिनका 16वां रैंक था, वैसे इंटर कॉलेज में बतौर केमिस्ट्री के एक लेक्चरर के रूप में अपनी सेवा प्रदान करने वाले श्री राकेश सिंह सर आज हमारे साथ उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सूरज जी। सर, मेरा पहला ही प्रश्न आपसे यह रहेगा कि केमिस्ट्री से विषय में आपने अपनी रुचि कैसे डेवलप की और इसके शिक्षक कैसे बने आप? देखिए, केमिस्ट्री एक बहुत रोचक सब्जेक्ट है जिसमें हम पृथ्वी की, दुनिया की संरचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। कठिनता इसमें यह है कि ये एक अमूर्त विषय है जिसका कोई भौतिक या ऐसे सत्यापन नहीं होता है जी, है ना। हम चीज़ों को अंदर से गहराई से पढ़ते हैं तो ये थोड़ा सा इसकी कठिनता है। बहुत रोचक सब्जेक्ट है। आप बड़े जाएंगे, जैसे जैसे बड़े क्लासों में जाते जाते हैं वैसे वैसे इसकी रोचकता बढ़ती जाती है। और एक सबसे कमाल की चीज़ बता रहे हैं कि केमिस्ट्री जो है प्रोफेशनल और लीनियर दोनों सब्जेक्ट है। प्रोफेशनल का मतलब इंडस्ट्रियल जॉब आता है और लीनियर का मतलब डोमेस्टिक जॉब आता है। तो दोनों तरह में एक अकेला कुछ सब्जेक्ट है जिसमें आप डोमेस्टिक जॉब भी पा सकते हैं और प्रोफेशनल तो है ही है। सर, अक्सर तो हम लोग विद्यार्थियों से बात करते हैं तो विद्यार्थी कहते हैं कि केमिस्ट्री बहुत ही कठिन विषय होता है क्योंकि इसके फार्मूलों को याद कर पाना, इसके इक्वेशन को याद कर पाना बड़ी मुश्किल होता है। तो सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये कठिन है, उसका मैंने बताया क्योंकि ये अमूर्त विषय है, इसका कोई भौतिक सत्यापन नहीं होता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि जल का सूत्र H2O होता है, तो H2O में ना आपको H दिखता है ना O दिखता है, दिखता कुछ भी नहीं है उसमें। ये अमूर्त विषय एक संकल्पना का विषय है जिसको आज एक नई साइंस डेवलप हो रही है इस पे, जिसको हम एनिमेशन या एनिमेटरी साइंस बोलते हैं, जिसकी हम संकल्पना करते हैं कि ऐसे ऐसे होगा और ये जुड़ता होगा। हम इन चीज़ों का तर्क देते हैं, उचित तर्क एक संकल्पना करके देते हैं और वो सिद्धांत बन जाता है। सर, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? विद्यार्थी जीवन मेरा थोड़ा अच्छा रहा है। मैं नवोदय विद्यालय का छात्र रहा हूँ तो मैं अच्छा छात्र भी रहा हूँ उसमें। उसके बाद फिर मैं भाटपारानी आया हूँ। मैं भी आपके कॉलेज का टॉपर भी हूँ, अच्छा छात्र रहा हूँ। मैंने बहुत इस तरीके की जो गांव के बच्चों की समस्याएं होती है वो हमारे साथ भी थी। कोई विशेष अलग से कोई समस्या नहीं है। हाँ, बाकी इकोनॉमिकल या सोशल या इस तरीके की जो समस्या है वो तो हम लोग चूंकि गांव में हैं, मध्यम परिवारों से आते हैं, गरीबी है, संसाधनों का अभाव है, ये तो है। पर सामान्य जैसे आप लोगों की स्थिति रही है वैसे हमारी भी रही है। सर, जैसे कि आप नवोदय विद्यालय में पढ़े हैं और अभी एक इंटर कॉलेज में आप प्रवक्ता हैं, तो सर नवोदय विद्यालय में और इस समान इंटर कॉलेज में क्या डिफरेंस होता है? एक विशेष अंतर है। वहाँ जो एक चीज़ नवोदय विद्यालय में हमने जीवन में सीखा है, एक तो वहाँ आप रहते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेंगे जी। वहाँ जो हमारे जीवन की रोजमर्रा की जीवनचर्या है, जिससे सुबह उठना, मतलब अपने कपड़े, जूते, खाना बनाना, ये सब जो एकदम व्यवस्थित तरीके से वहाँ सीख लेंगे। पढ़ाई लिखाई का लेवल लगभग दोनों जगह समान है, पर वहाँ जीवन के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलता है। आपका पर्सनल डेवलपमेंट होना, अधिकारियों के सामने आपको रिप्रेजेंट करना, अपनी कला कौशल को दिखाना। जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पत्रकारिता का, अगर आप नवोदय विद्यालय के छात्र होते तो आपको सीधे बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता जी। आप दिल्ली जैसे जगहों पे पत्रकारिता यूनिवर्सिटी में सीधे डिबेट करने के लिए जाते। तो ये सब लाभ है उन जगहों का। एक आपको मैं बता रहा हूँ, अभी एक बहुत बड़ा तीरंदाज हैं जिनका धनेश नाम है, वो हमारे साथ पढ़े हुए हैं नवोदय विद्यालय यही साथी के। अच्छा, अरे वाह। तो वो नेशनल लेवल पे हैं इस समय, अभी गोल्ड मेडल जीते हैं इंटरनेशनल अंडर नेशनल वाले में।
सर यहाँ नवोदय विद्यालय की तरह से माहौल बनाने के लिए कितना प्रयास करना होगा? ये कठिन है, वहाँ संसाधनों का बहुत भरमार रहता है, बहुत कठिन है माहौल बनाना यहाँ, क्योंकि वहाँ सारे बच्चे बोर्डिंग होते हैं, वो गांव से बच्चा नहीं आता है, तो उसकी पूरी दिनचर्या सारे बच्चों का एक समान होता है। ये थोड़ा कठिन है, पर प्रयास किया जाए तो बन सकता है, ऐसा कोई संभावना असंभव नाम की चीज़ नहीं है। तो सर क्या नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो विद्यार्थी ग्रामीण विद्यार्थियों से बहुत ज्यादा अलग होते हैं या एक जैसे ही होते हैं? नहीं, नवोदय विद्यालय में तो ग्रामीण बच्चे ही जाते हैं ना, वो तो सरकार की एक योजना है जिसमें बच्चों का सारी बोर्डिंग, लॉजिंग, फूडिंग और एजुकेशन फ्री होता है, तो उसमें लगभग 80% बच्चे गाँव से जाते हैं। और एक अच्छी बात आप देखेंगे कि जितने बच्चे उसमें गाँव से जाते हैं, जिनका थोड़ा घरेलू माहौल ठीक ठाक है, सारे वो बच्चे टॉप करते हैं जी। वो अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे आप देखेंगे नवोदय विद्यालय से बहुत पढ़े हुए, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट या इस तरीके के लोग निकले या ना निकले, पर आपको स्पोर्ट में, एजुकेशन में, मिलिट्री सेक्टर में इस तरीके के बच्चे बहुत मिलते हैं। और आप स्पोर्ट कोटा में आप देखेंगे तो लगभग 40% का रेशियो रहता है इन बच्चों का, क्योंकि वहाँ संसाधन बहुत है। आप गोला फेंकना चाहते हैं तो आपको गोले का एक कोच मिल जाएगा, आप बैडमिंटन अच्छा खेलते हैं आपको बैडमिंटन का एक कोच मिल जाएगा। तो इस तरीके का जो है माहौल है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर जो नवोदय विद्यालय होता है और जो यहाँ के विद्यालय होते हैं, तो आपको सर क्या लगता है कि विद्यार्थी को अपने जीवन में आगे बढ़ने के संसाधन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं या फिर संसाधन के किनारे रख के भी अपने जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है? संसाधन महत्वपूर्ण है ही, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर हम प्रयास करें तो थोड़ा संसाधनों के अभाव में भी स्थिति ठीक हो सकती है। तो सर अगर किसी विद्यार्थी को नवोदय विद्यालय में जाना हो तो उसको किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए? देखिए, उसमें एक मेजर सब्जेक्ट होता है रीजनिंग, और जिससे तर्क शक्ति बढ़ती है, और उसके बढ़ जाने से आपको अन्य सब्जेक्ट तैयारी करने का जो सिलसिला वो थोड़ा आसान हो जाता है। जब आदमी तार्किक हो जाता है तो किसी भी विषय को उतना ही तर्क से समझ लेता है। तो अगर प्रयास किया जाए तो अपने यहाँ के बच्चे जाते ही हैं, बहुत सारे बच्चे जाते हैं। बस ये हो गया कि हम लोग अगर प्रयास करें या इस तरीके का माहौल यहाँ बन जाता है तो और बच्चे जाएंगे, और ज़्यादा बच्चे जाएंगे। बिल्कुल सर। तो सर जब आप विद्यार्थी थे और पढ़ाई करते थे तो आपके मन में रुचि कैसे डेवलप हुई कि मुझे केमिस्ट्री का ही शिक्षक बनना है? नहीं, ये रुचि तो पहले से था ही नहीं जी। मुख्य तौर पे हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो डॉक्टरों का है। मेरे अंकल जो हैं डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक से एमडी हैं, इत्तेफाक से मेरे फादर इन लॉ भी डॉक्टर हैं। ये सारे पूरा मेरा एक कुनबा डॉक्टर का है, तो ऐसा पहले से कोई रुचि नहीं था। और सामान्य तौर पे आप भी जानते होंगे कि हम लोग जिस माहौल में रहते हैं यहाँ बच्चों का कोई प्रोटोकॉल या इस तरीके का गोल सेट नहीं होता है। आज हम किसी मिलिट्री मैन को देखें तो क्या सोचते हैं, मिलिट्री मैन बन जाते तो बहुत अच्छा होता है। किसी डॉक्टर को देखें, उससे इंस्पायर हो गए तो अगले दिन डॉक्टर बनने लगते हैं, अगले दिन लॉयर बनने लगते हैं। तो ये गोल सेट नहीं होता है, लेकिन इसका नुकसान भी झेलना पड़ता है। जितना प्रतिभा गाँव के बच्चों में होता है, जितना आत्मविश्वास होता है, जिस तरीके का उनके अंदर हुनर होता है, उत्साह होता है, उमंग होता है, इतना शहर के बच्चों में नहीं होता है। मैं आपको एक जानकारी बता रहा हूँ, कैटलिस्ट में मैं पढ़ाता था एमएससी के दौरान, तो वहाँ जितने बच्चे रिजल्ट ओरिएंट करने वाले थे वे सारे बच्चे गांव से गए हुए थे। तो हम लोगों ने एक डाटा भी कलेक्ट किया कि ये जो बच्चे गांव से जा रहे हैं इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, असफलता स्वीकार करने की जो क्षमता है, वो शहर के बच्चों में नहीं है। आप कोटा वोटा या इन सब जगहों पे जाइएगा, देखिएगा वहाँ जितने बच्चे सुसाइड करते हैं उसमें से बहुत कम बच्चे, रेयर एक दो बच्चे या कभी कभार नहीं के बराबर 0% के बराबर गांव के बच्चे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर असफलता स्वीकार करने की जो टेंडेंसी है, ये क्षमता है, ये घर से ही शुरू हो जाता है। बिल्कुल। हम कोई अच्छा काम करते हैं, पता चला कि चाचा जी हैं वो उस अच्छे काम के लिए भी डांट देंगे, तो हमको मालूम है कि सफलता का बहुत वो नहीं, काम अस्वीकार करने की क्षमता फैमिली से शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि जिससे अपने यहाँ के विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या है कि एक गोल निर्धारित नहीं कर पाते हैं, तो सर आपके हिसाब से विद्यार्थी अपना एक गोल निर्धारित कैसे करें? देखिए, इसके लिए गोल निर्धारित करने के लिए सबसे अच्छा, हम लोग के पास सबसे बड़ी समस्या गाँव में ये रहता है कि गाँव में हमारे पास विषय विशेषज्ञ या सीधी भाषा में बोले कि गुरु चुनने की बड़ी कठिनाई है। बिल्कुल। अगर आपने खराब स्कूल चुन लिया और इत्तेफाक से आपने जिसको अपना मेंटर समझा या जिसको आइडल समझा वो भी खराब निकला, तो आप उन्हीं के धारा में जाने लगते हैं। सबसे बड़ी समस्या गांव में या अपने यहाँ बैकग्राउंड में ये है कि हम लोग पहले स्कूल, कोचिंग या जिसको भी चुनते ये बेहतर चुने।
इसकी परख बहुत अच्छे से करें, क्योंकि पूरा जीवन जो है उसी मानसिक स्तर से बनता है। हम लोग साइकोलॉजी में क्या करते हैं, या आप लोग भी, या हम लोग भी छोटे थे तो यही करते थे कि हम जब किसी स्कूल में जाते हैं तो उसमें कोई एक टीचर है जिसको हम बहुत लाइक करते हैं, तो उसकी सारी गतिविधियां हम लर्न करते थे। उनके लर्न आने पर हम उसको बोलते हैं, जैसे वो ऐसे चलते थे सर जी, ऐसे बोलते हैं, ऐसे कॉलर रखते हैं, ऐसे स्टैंड अप करते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो बच्चा जो है अपने गुरुजी के लगभग ज्यादा संभावना है कि छोटे बच्चे अपने गुरुजी को आइडियोलॉजी बनाते हैं सब। वो ईश्वर से उतना नहीं डरता जितना गुरुजी से सम्मान में रखता है। तो ऐसे गुरुओं का मिलना मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये शहरों में थोड़ा ज्यादा है, इसलिए लगभग शिक्षा के नाम पे पलायन ज्यादा हो रहा है। पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग 10-12 आपको ये जानकारी भी देंगे बाद में। हम 10-12 लोगों की एक टीम बना रहे हैं कि जहाँ इस तरीके का माहौल बनाया जाए गांव में। और संभावना है अगर ईश्वर ठीक ठाक रहे, उनका आशीर्वाद मिला, तो हम लोग शुरू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनके मन में एक डर बना रहता है IIT नीट को लेकर कि बहुत कठिन परीक्षा होती है और इसको पास करना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। तो सर आपके हिसाब से ये कितना चुनौतीपूर्ण इस परीक्षा को पास करना होता है? देखिए, वो परीक्षा कठिन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके लिए डर बना रहता है, ये समस्या है। ये जो है नहीं होना चाहिए। दुनिया में सारी परीक्षाएं हम थोड़े निकाल पाएंगे, कोई नहीं निकाल पाएगा। कठिन परीक्षा है, उसके लिए कठिन परिश्रम करना है। डर के तो हम परिश्रम कर नहीं पाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पे उस तरीके के संसाधन, कंटेंट या अध्यापक या प्रॉब्लम की सॉल्विंग नहीं हो पाती है। वही मैंने कहा है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस तरीके का माहौल जनरेट किया जाए, और बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट में इस तरीके का, क्योंकि ईश्वर ने हमें भी बहुत कुछ दिया है, जितने हमें जरूरत है उससे ज्यादा मिल जाता है। अगर सामान्य भाषा में मूर्त बात बिल्कुल सर, तो जितना हमको खाने पीने रहने के लिए बुनियादी जरूरत है उससे ज्यादा ईश्वर ने दिया है। तो इसीलिए दिया है कि आप भी समाज को बांटिए। तो हम 10-12 लोगों को ऐसी टीम जनरेट कर रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो बिल्कुल ग्रामीण इलाके के हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या उनकी शिक्षा अच्छी से नहीं हो सकती है, पर प्रतिभा है उनके अंदर, तो ऐसे बच्चों को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, छाटेंगे। आप लोगों से भी कहेंगे कि आप लोगों के समक्ष भी ऐसे बच्चे हो तो लाइएगा। और हम लोग बिल्कुल लगभग निःशुल्क 10-12 लोगों की टीम जनरेट कर रहे हैं, और हम लोग प्रयास करेंगे कि ऐसे बच्चों को लाया जाए और उनको भी मुख्य धारा में लाया जाए। उनको मुख्य धारा में लाना नहीं है, उनके पास प्रतिभा बहुत है, उनको बस एक गाइडलाइन चाहिए, एक ठीक मेंटर चाहिए जिसका अपडेट मिले, उनको जानकारी मिले। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं गांव में जिनको जानकारी ही नहीं है कि 10 के बाद क्या करना है। बिल्कुल सर। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप अभी बता रहे थे कि IIT जैम में आपका 16वां रैंक रहा है, तो सर IIT तक पहुँचने का सफर आपका कैसा रहा, और कितने साल आपने तैयारी करके वहाँ तक पहुँचे हैं आप? नहीं, तैयारी के लिए विशेष हमने समय कुछ नहीं दिया, लेकिन यह है कि मैं कॉलेज लाइफ में अच्छा स्टूडेंट था और कॉलेज की बहुत अच्छा से पढ़ा हूँ। स्कूली जीवन भी मेरा बहुत अच्छा से रहा है। मैं पढ़ाई में मन से भी पढ़ा हूँ, और इसका लाभ भी मिला। और हम तो सारे बच्चों से भी कहते हैं कि नीट उट में या IIT के लिए आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत है। जो आपका क्लास स्केल सब्जेक्ट है, जो आपका कोर सब्जेक्ट है, उसी को ठीक से पढ़िए कॉलेज लाइफ में। उसको बहुत ये दिमाग में ना रखिए कि मैं तैयारी करूंगा। और जब आप तैयारी करने के मूड में रहते हैं तो वो एक समय निर्धारित हो जाता है कि मुझे अगले साल से तैयारी करना है, इसका मतलब पढ़ाई भी अगले साल से करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जब हम ये रहते हैं कि हम अभी दौर में ही हैं, 11 में जब एडमिशन लिए तभी हम इसमें है कि मुझे IIT में जाना है, तो 11-12 ये ठीक से पढ़े तो लगभग 70-72% सब्जेक्ट तो वही आपका कंटेंट होगा। बाकी 30-32% रहा, इसके लिए आप कोई सब्स्टिट्यूट ले लीजिए, कोई सप्लीमेंट ले लीजिए, या नहीं भी लेंगे तो 70% पे आप पास हो जाएंगे IIT में या नीट में भी। बिल्कुल सर। सर ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा में कितना अंतर आप महसूस करते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ये बहुत घातक है। आजकल जिस तरीके का ट्रेंड बढ़ रहा है, भारत में इस तरीके का तकनीकी चीज़ों का प्रयोग करने की क्षमता अभी डेवलप नहीं हुई, बड़े शहरों में भी नहीं डेवलप हुआ है। ऑनलाइन का जितना नुकसान दिख रहा है क्षेत्रों में भी, घरों में भी, मुझे लग रहा है ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत खतरा है। क्योंकि हमारे यहाँ न हम परिपक्व हैं, न हमारे पास इस तरीके की क्षमता है ऑनलाइन प्रयोग करने की, और न बच्चे के पास तो बिल्कुल क्षमता नहीं। तो जिस तरीके के बच्चे ये प्रयोग करते हैं, आप देखेंगे कि इसका इतना नुकसान हुआ है। आपको बिरले 1-2 बच्चे मिल जाएंगे जो आपको इसके फायदे से उनको रिजल्ट मिला हो, लेकिन आपको हर घर में 2-3 आदमी मिल जाएगा जो ऑनलाइन के चलते उसका बौद्धिक, शारीरिक और आर्थिक सभी नुकसान हुआ है। तो ऑनलाइन का बहुत बड़ा खतरा है। पहले तो हमारे यहाँ ट्रेंड होना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि अपने यहाँ इस तरीके का कोई सोशल प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो मैं खोजूं वही मिल जाए। आप खोज रहे हैं कुछ और, मिल जाएगा कुछ और
टीन एज में जो बच्चा खोजता है उसकी रोचकता अलग अलग होती है, तो उसके रोचक चीजें आने लगेंगी तो खोज रहा है कुछ और, अब मिल गया कुछ और समय चला गया इधर। तो आप हर परिवार में पाएंगे या ऐसे लोगों में भी पाएंगे, लोग कहते भी हैं कि लड़का मोबाइल के चलते बिगड़ गया है, और ये कहीं एक घर में नहीं है, हर जगह है। तो अभी हमारे यहाँ इस तरीके का माहौल नहीं है कि हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ शिफ्ट कर पाए, क्योंकि हमारे देश में भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि रेयर कंटेंट ना आए। ऑनलाइन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपके पास एक मिस इन्फॉर्मेशन और ओवर इन्फॉर्मेशन दोनों मिलता है। बिल्कुल सर। आप जो खोज रहे हैं उसके जगह पे दूसरा मिल जाएगा, और जितना खोज रहे हैं उसके जगह पे इतना मिल जाएगा। तो ये है, इससे बचने का उपाय बहुत कठिन है आजकल, पर फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं बच्चों को कि थोड़ा इससे सेफ रखा जाए। क्योंकि आप घरों में जाएंगे, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, देखेंगे कि ऑनलाइन मोबाइल देखते एडिक्ट हो गया, एडिक्शन हो गया, उसको आदत हो गई, उसके आँख खराब हो गया है, चेहरा खराब हो गया, डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया, वो तब तक नहीं खाना खा रहा है जब तक मोबाइल नहीं दिखाया जा रहा है। ये क्या एक तरीके का लत है, और इतना लत तो शराबियों को नहीं है। बिल्कुल सर। इतना लत तो किसी नशेड़ी को नहीं, उसका एक दिन नशा रख देंगे, वो खाना पीना खा लेगा, लेकिन इसका मोबाइल बंद करके लड़का खाना नहीं खाएगा। बिल्कुल सर, ये तो हम लोग महाविद्यालयों में भी देख रहे हैं, या फिर अन्य इंटर कॉलेजों में जब हम जाते हैं वहाँ देखते हैं कि विद्यार्थियों के हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल का वो इतना गंदा उपयोग करते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि हम कर क्या रहे हैं। कुछ विद्यार्थी जो समझ जाओ तो समझ जा रहे हैं कि हाँ सही दिशा में प्रयोग इसका करना है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी जो उसमें ऐसे चीज़ों को देखते हैं जो उनको गलत दिशा में ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जिससे कि हम सभी लोग भात परानी से आते हैं, तो भात परानी को आप किस रूप में देखते हैं, और यहाँ सबसे ज़्यादा जरूरत आपके हिसाब से क्या है? देखिए, भाट पारानी बहुत पहले से 1971-72 से यूनिवर्सिटी, जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है मदन मोहन मालवीय, इसको मिनी बीएचयू बोला जाता था जी। आज के भी दौर में जब हमारे फादर पढ़ते थे, हमारे फादर के फादर पढ़े हैं यहाँ से, तो हमारी 2-3 पीढ़ियां पढ़ रही है। मैं भी पढ़ा हूँ इसी कॉलेज से। तो ये मिनी बीएचयू है, इसको हम लोग अपनी भाषा में, साइंस की भाषा में बोलते हैं कि ये एजुकेशन का ग्रेविटी पॉइंट है, गुरुत्व केंद्र है। यहाँ से सारे आयाम जाते थे। आप यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर के आसपास देखेंगे, सिवान, छपरा, मोतिहारी, गोपालगंज, इधर बलिया चले जाइए, इधर गोरखपुर से और पहले की इधर जो देवरिया है, यहाँ सारे बच्चे ट्रेन से, गाड़ियों से यहाँ पढ़ने आते थे। बिल्कुल सर। बहुत दिनों तक पढ़ने आए हैं, पर पिछले 10-12 सालों से यूनिवर्सिटी की जिस तरीके की रवैया है या इस तरीके की व्यवस्थाओं से थोड़ा सा ये हुआ है। लेकिन ये कॉलेज की व्यवस्था ठीक है। भाट पारानी जो है प्रॉपर अपने यहाँ की एक ही खासियत है कि आप आसपास के इलाकों में देखेंगे तो भाट पारानी एजुकेशन का सेंटर पॉइंट है, गुरुत्व केंद्र है। आज के भी डेट में हम लोगों का एक डाटा है कि लगभग 20,000 बच्चे पर डे आते हैं भाट पार, गांव से पढ़ने के लिए। अलग अलग स्कूलों में, कोचिंगों में, बसों में 20,000 बच्चे आते हैं और फ्लैशबैक में रोज आते हैं। और इतना सस्ता एजुकेशन का लेवल, जो गुणवत्तापूर्ण अपने शिक्षण के लिए जाना जाता है, मुझे नहीं लगता कि आसपास कहीं होगा। बिल्कुल सर। सर भात परानी को शिक्षा का केंद्र कहा जाता है, तो आपको लगता है कि पहले जो भात परानी शिक्षा के रूप में जिस प्रकार से जाना जाता था, आज भी उसी रूप से जाना जा रहा है, या फिर कुछ गिरावट हुई है इसमें? नहीं, थोड़ा सा गिरावट तो हुआ ही है। ये तो आप लोग भी अनुभव करते हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। गिरावट तो हुआ ही है, और गिरावट केवल इसका नहीं, वो हर जगह हुआ है। आप इस बात का अनुभव करेंगे कि 20-25 साल पहले जो लोग ग्रेजुएशन किए थे, उनका मानसिक स्तर कितना ऊंचा था। और आज के लड़का ग्रेजुएशन कर रहा है, वो ग्रेजुएशन के बारे में नहीं समझता है, तो ठीक से ग्रेजुएशन नहीं समझ पाएगा, किस सब्जेक्ट से पास हुआ ये भी नहीं समझ पा रहा है। तो वो असर तो गिरा ही हुआ है। लेकिन भाट परानी के लिए थोड़ा सा ये है कि हम लोग चाहते थे कि ये एक सेंटर ऑफ एजुकेशन है, तो केंद्र बिंदु है, तो यहाँ इस तरीके का स्थिति न हो। पर हम लोग बनाने में प्रयास भी कर रहे हैं, अलग अलग लोगों के साथ। अच्छे अच्छे टीचर आज भी, आप तो भाट पार से ही हैं, संभवतः आप देखते हुए कि यहाँ एक से एक बेहतरीन टीचर हैं। जहाँ ऐसे भी लड़के हैं जो बिल्कुल गरीब घर से, और ऐसे बच्चे यहाँ से पढ़ के अलग अलग नौकरियों में जा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं। एक हमारे स्टूडेंट हैं प्रिंस तिवारी, आप लोगों के बैच के थे, सतीश के बैच के हैं प्रिंस तिवारी। वो अभी TCS एक कंपनी है, उसमें बतौर केमिस्ट्री से पहले क्वालिटी कंट्रोलर थे, और अब वो मैनेजर हैं। वो एज ए जूनियर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। और एकदम गांव से लड़का, खेती बाड़ी करता हुआ, गाय खिलाता हुआ, ऐसे लड़के निकल के जाते हैं। तो ये भाट परानी की मिट्टी का खुशबू है कि पूरे देश में अलग अलग कहीं आप पहुंच जाइए, अगर कहीं प्रतिभा में आप खोजेंगे तो जरूर 1-2 लड़के भाट परानी से मिल जाएंगे। बिल्कुल सर। सर आप जब विद्यार्थी थे उस समय कोई किस्सा साझा करना चाहेंगे? अब विद्यार्थी थे तो अमूमन थोड़ा सा शरारत रहता है, कोई विशेष किस्सा नहीं, लेकिन मुझे एक बहुत रोमांटिक किस्सा याद आता है। एक पेरिस्कोप सिस्टम होता है जिसमें हम फोटो देखते हैं। तो हम लोग एक ग्रेजुएशन के दौरान एक लॉज में रहते थे, तो मकान मालिक जो
थे, उनसे हम लोग का एक झगड़ा हो गया था जी। तो हम लोगों ने छत पे एक पेरिस्कोप लगाया था और उसका जो फ्लैश आ रहा था वो उनके दरवाजे पर जाता था। अच्छा, हाँ तो उन्होंने पुलिस से शिकायत कर दी थी। हाँ हाँ। जो पुलिस आई हम लोगों को थोड़ा पकड़ी क्या, मैंने उन्होंने बोला क्या किए हो तुम लोगों, तो हम लोगों ने धीरे से, किसी ने बताया पेरिस्कोप लगाए, तो पुलिस पेरिस्कोप के बारे में जानने के लिए थाने में बैठा के 1 घंटा हम लोगों से जानकारी ली। अच्छा। पेरिस्कोप क्या होता है, फिर मिठाई उठाई खिला के भेजे सब। अच्छा। वो मुझे बड़ा अजीब लगता है पेरिस्कोप, कहे कि यार तुम लोग बुद्धि तो है लेकिन इसका कहाँ प्रयोग कर दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर क्या तैयारी करने के लिए घर से बाहर रहना जरूरी होता है, फिर घर पे भी रह कर तैयारी की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके का कोई साइकोलॉजी नहीं है, ना कोई मनोविज्ञान है घर से बाहर आना। घर पे जब आप रहते हैं तो आप पे ऊपर एक अंकुश रहता है, आप पे निगरानी रहती है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि तैयारी करना हम कोई रोबोटिक सिस्टम नहीं है कि जितना पेट्रोल डालेंगे उतना चलेगा। हम बायोटिक सिस्टम है, हमारा तबीयत खराब हो सकता है, मन स्थिति खराब हो सकती है, मनोबल डाउन हो सकता है। और घर पे जब हम रहते हैं तो इस तरीके की समस्याएं जो है अन्य लोग भी झेल लेते हैं। जैसे हमारा तबीयत खराब है, इसकी जिम्मेदारी पापा झेल लेंगे। बिल्कुल। हमारा मनोबल डाउन है, मम्मी बोलने नहीं क्योंकि निराश रह रहे हो, तो ये रहता है। और सामान्यतः आप देखेंगे शहरों में भी जो बच्चे रिजल्ट बना रहे हैं वो बच्चे रिजल्ट बहुत ज़्यादा नहीं बनाते हैं जो यहाँ से जाकर के अकेले रूम लेके रह रहे हैं। वो बच्चा रिजल्ट जरूर अच्छा बनाता है जो अपने मम्मी पापा के साथ रहता है, वो भले गाँव में रहता हो या शहर में रहता हो। तो घर से बाहर जाने का कोई मनोविज्ञान या ऐसा चिकित्सा नहीं है। बिल्कुल सर। सर एक अक्सर अफवाह उड़ता है जो बच्चे बाहर रह कर तैयारी करते हैं, विशेषकर वो IIT या नीट की तैयारी करते हैं कि वो नशा करते हैं, तो सर इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल ऐसा मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, नहीं मैं इसमें सच्चाई में जाता हूँ, क्योंकि तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल पाक साफ रहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ बच्चे वहाँ ऐसे रहते हैं जिनके ऊपर कोई अंकुश नहीं रहता है, क्योंकि वो घर से चले गए हैं, उसके फादर उसके मदर या जो भी है वो सोर्स पैसा का भेज रहे हैं और वो लड़का वहाँ मिसगाइड हो गया है, इसलिए वो नशे में भी आ जाता है, वो अपने लक्ष्य के प्रति जो है उत्तरदायी नहीं रहता है। इसलिए तो हम बोले हैं कि वो जब आपके ऊपर एक अंकुश रहेगा, एक निगरानी रहेगी, तो आप इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे और निगरानी मम्मी पापा से ज़्यादा कौन करेगा। बिल्कुल सर। लेकिन सर जब उन विद्यार्थियों से बात की जाती है तो विद्यार्थी कहते हैं कि हमारे ऊपर इतना तनाव हो जाता है, हमारे ऊपर इतना प्रेशर हो जाता है कि उस तनाव और प्रेशर को खत्म करने के लिए हमें नशा करना पड़ता है। तो सर आपके हिसाब से तनाव को खत्म करने के लिए नशा के अलावा और क्या बेहतर विकल्प हो सकते हैं? नहीं, वो तनाव को ही खत्म करने की समस्या है कि आप जो है कि अपने कुछ घर से रहिए, शिक्षकों से जुड़े रहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तनाव को खत्म करने का कोई सप्लीमेंट थोड़े है जी। तो दवा खाएंगे, सोएंगे, नशा हो जाएगा, फिर तनाव रहेगा, तनाव थोड़े खत्म हुआ। तनाव को ही खत्म करिए ना, तनाव खत्म नहीं होता, तनाव तो हाइड हो गया, वहाँ छुप गया। तनाव खत्म करने का उपाय यही है कि आपकी तनाव का कारण क्या है, किस वजह से आप हैं, क्या रिजल्ट को ओरिएंट को लेकर के, या आप अपनी किसी गलती के कारण से तनाव में है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। पिछले बार एक हमारे यहाँ लड़के रहती थी जिसका हाइट थोड़ा छोटा है, तो और इत्तेफाक से उसके चेहरे पे एक दाग भी हो गया था, जल गया कहीं। तो धीरे धीरे, बहुत अच्छी लड़की थी, एकदम एग्जैक्ट घटना बता रहे हैं आपको यहाँ की बात पर। तो धीरे धीरे वो लड़की उदास रहने लगी। फिर बच्चे जो है, बच्चे हर जगह वैसे ही होते हैं, बच्चे ने उसका उपनाम कुछ रख दिया, चुटकी बड़की जो भी रखना था, और वो इसको लेकर के जो है तनाव में रहने लगी। तो हमारा एक दिन ऐसे बोला, क्या ऐसे उदास रहती हो भाई आ गए हो, थके हुए ऐसे लग रहे हो। तो वो बता नहीं रही थी, तो हमने पूछा कि क्या कोई इजी मतलब काम बताओ। तो धीरे धीरे हमने एज ए प्रेम से पूछा, धीरे से, तो उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे। तो बच्चे ऐसी छोटी छोटी बातों से तनाव में आ जाते हैं, ऐसे वो उसका मोरल डाउन है, तो ये उसका जो है मोमेंट जो है वो निराश हो जाता है। छोटी, उसका काम कोई नहीं है। अरे छोटा तो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, तुमसे बहुत बड़े बड़े पदों पे हैं। सचिन तेंदुलकर हाइट में कितने बड़े हैं, पूरी दुनिया स्पोर्ट में जानती है उनको। कोई लड़का सांवला है, वो इसलिए तो बच्चों के जो उसके तनाव में आने का, उसके मानसिक अवसाद में आने का कारण है वो दूसरा है, केवल पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई 20 कारणों में से एक है, बाकी अन्य कारणों से वो ज्यादा ग्रसित रहता है। तो उसका है कि अगर वो घर रहेगा या किसी सर जी के या किसी अन्य लोगों के संपर्क में है, तो उसको मालूम कि ये तो समस्या है ही नहीं है जिससे मैं ग्रसित होकर आज तक बीमार पड़ा हुआ हूँ। ये रियल में समस्या नहीं है। जैसे मुझे कोई कह दे कि आप 6.5 फुट के हैं और आप इसलिए परेशान रहेंगे, अब मैं इसलिए परेशान रहूं कि 6.5 फुट का नहीं, ये कोई समस्या है ही नहीं। वैसे ही बच्चों के साथ भी है, इसलिए हम लोग ज्यादा तक प्रयास करते हैं कि बच्चों के साथ इको फ्रेंडली माहौल बनाया जाए ताकि वो अपनी बात आसानी से कह ले। और कई बार ऐसे बच्चा देखते हैं कुछ 6 महीने से परेशान है, उसकी समस्या है ही नहीं कुछ, वो अनावश्यक रूप से उसको बोझ समझ के परेशान लगा हुआ है। बिल्कुल सर। आप कितने सालों से पढ़ाते हैं?
अब मुझे पढ़ाते हुए 2014 से मैं पढ़ा रहा हूँ, 2014 से 10 साल हो गया लगभग। और सामान्य तौर पे स्नातक के बच्चों के साथ 10 साल गुजरा है जी, तो थोड़ी परिपक्वता भी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर 10 सालों में आपने कितने विद्यार्थियों को सफल बनते हुए देखा है? देखिए, हम लोग 10 सालों से जब एज ए कोचिंग के पेशे में जुड़े हुए थे, तो 2-4 साल तो वैसे बच्चों को यहाँ अंडरस्टैंड करने में लगा, क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी से आते हैं तो अपना एक अलग मेंटल लेवल होता है, किसी चीज़ को 2 मिनट में सॉल्व कर देना है, और हमको लगता है 2 मिनट में हम सॉल्व करते हैं, ये हमारी सफलता है। पर बच्चे के लिए खराब था ये, क्योंकि उसका मेंटल स्तर 1-1.5 साल तक लगा। लेकिन 1-1.5 साल के बाद से हमने इंडिविजुअल काम किया, बहुत सारे बच्चों के साथ हम लोग मिले, छोटे छोटे गाँव से बच्चों को लाते थे, उनकी प्रतिभा को जानते थे। और आप देखेंगे पिछले 7 सालों में लगातार IIT जेम में 7वां रिजल्ट इस बार रहा है हमारे यहाँ। एक अजय सिंह जो आपके बैच के रहे हैं, यही छरौछा एक गांव है, एकदम गांव से रोज आने वाले लड़के हैं, पर डे साइकिल से आते थे, गाय खिलाते थे, एकदम खेती बाड़ी करते हुए। और वो लड़का, और रैंक भी उसका बहुत अच्छा रैंक था, 216 रैंक था उसका। अरे वाह। और अभी IIT हैदराबाद में है। बात होती है मेरे अजय सिंह से। तो ये है कि गांव में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों के साथ मेहनत अगर करेंगे, यही हम लोगों की मोटो भी है कि अगर अकेले इंडिविजुअल करके ऐसा करें, तो बहुत सारे लोग अगर इसी मानसिकता के लेकर काम करें। और इसका फी में कुछ नहीं था, आप अजय सिंह से पता करिएगा कि फी के लिए कुछ ऐसा नहीं था। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बिल्कुल निःशुल्क थे। नहीं बिल्कुल सर, तो सर हम लोग देखते भी हैं यहाँ पे। सर मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने तो बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाया है, लेकिन आप ही के पढ़ाए हुए कुछ विद्यार्थी सफल हो जाते हैं और वहीं कुछ विद्यार्थी असफल हो जाते हैं। तो सर सफल और असफल विद्यार्थियों में कितना अंतर आप महसूस किए हैं? नहीं, थोड़ा सा जो असफल बच्चा रहता है उसका मोरल डाउन हो जाता है, वो अन्य चीज़ें करने में भी उसको वो असफलता का डर लगा रहता है। तो इसलिए हम लोग बच्चों के कांटेक्ट में भी रहते हैं कि वो पढ़ के चला गया है, अब देखेंगे 10-12 साल पहले से पढ़े हुए बच्चे हमारे संपर्क में रहते हैं। मैं कभी इस तरीके का मन में नहीं रखता हूँ कि वो लड़का हमारा, कई बार तो ऐसे भी होता है कि जो नहीं भी पढ़ा वो भी संपर्क में रहता है, क्योंकि हमारा थोड़ा नेटवर्क ठीक ठाक है अन्य क्षेत्रों में भी, तो हम लोग बच्चों से जुड़े रहते हैं कि चलो भाई वो नहीं हुआ और बहुत काम है दुनिया में, 1 करोड़ काम है, कोई जरूरी थोड़ा है कि जो सोचोगे वही हो जाएगा। और जो सोचेंगे वो होता ही नहीं है। अगर हमारे सोचने से होता तो मैं टीचर बनता नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो सोचते कि ज्वाइंट सेक्रेटरी बने, डीएम बने, और बड़ा कोई पद हो, सीएम बने, पीएम बन जाए, अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाए। बिल्कुल, पर हमारे थॉट ऑफ लिंकिंग से नहीं कुछ होता है। हमारा जो कर्म है वो प्रशस्त करता है कि आप कहाँ जाएंगे, और वो ईश्वर के जस्टिस पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। हम जब तर्क करते हुए जाते हैं तो हमको लगता है, जब ईश्वर के जस्टिस पे हम तर्क करते हैं, जब आप पहुंचेंगे वहां तो लगेगा कि ईश्वर ने ठीक उतना दिया जितना हमने किया। तो हम बिल्कुल सर। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और वहीं आपके पढ़ाने के दौरान कोई विद्यार्थी सफल होता है, कोई विद्यार्थी असफल होता है, तो क्या पढ़ाने के दौरान आपको महसूस हो पाता है कि ये विद्यार्थी पढ़ रहा है तो सफल हो जाएगा और ये पढ़ नहीं रहा तो ये असफल हो जाएगा? नहीं, इस तरीके का कुछ हो नहीं पाता है ऐसा। अगर हम लोग प्रेडिक्ट करने लगे तब तो जो बच्चे कम पढ़ने लिखने वाले हैं, जिसकी सफलता की कम गारंटी है, उस पर तो आदमी फोकस ही नहीं करेगा। तो इस तरीके का संभावना कम रहता है। लड़के जो है, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, 2 महीने बाद उसको मन बना पढ़ने का और 2 महीने बाद वो तैयारी करने लगा, हो सकता है कि कोई लड़का बहुत पहले से बहुत अच्छे से पढ़ा, उससे आगे रिजल्ट बना ले। बिल्कुल सर। तो कैसा वो अपने प्रति आत्ममुग्ध है, अपने पढ़ाई के प्रति कितना समर्पित है, इस पे निर्भर करता है, और विषय पे कितना उसकी रुचि है, इस पे निर्भर करता है। सर एक समस्या और वर्तमान समय में विद्यार्थियों को देखने को अक्सर मिलता है कि एक जो ये उम्र होता है ना विद्यार्थी ग्रेजुएशन वाला, तो प्रेम प्रसंग वाला स्थिति बहुत ज़्यादा हो जाती है विद्यार्थियों के बीच में। कई बार विद्यार्थी तो सोचते हैं कि ये अच्छा नहीं है, हमें ये सब चीज़ें नहीं करना, तो बच जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको लगता है कि पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है और अपना पूरा समय प्रेम प्रसंग में ही बिताते हैं। तो सर आप उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो उम्र का प्रभाव है, इससे बचा नहीं जा सकता है। टीन उम्र में, इस उम्र में साइकोलॉजी ही कहता है कि विषमलैंगी या प्रेम प्रभाव ज्यादा रहता है बच्चों के अंदर। उसके अंदर गुट बनाने का, प्रेम में फाल होने का प्रभाव ज्यादा रहता है। लेकिन अब जिन बच्चों को आप इंगित कर रहे हैं, वो बच्चे आप निश्चित तौर पे देखेंगे कि उनका कोई गोल नहीं रहता। तो जब कोई गोल नहीं रहेगा, दिमाग है, तो वो एक ही जगह सेंट्रलाइज हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जिन बच्चों का कोई निश्चित उद्देश्य है, वो पढ़ते तो हैं, पर अपना जो मुख्य उद्देश्य है वो पालित करते हैं, है ना? जी बिल्कुल सर। सर एक विषय पर और मैं जानना चाहूँगा कि विद्यार्थी जब कॉलेजों में पढ़ने जाते हैं तो उनका गोलबंदी होने लगता है, गुट बनने लगता है कि अब हमें इन लोगों के साथ रहना है, इनके साथ नहीं रहना, इनके साथ रहना है। इस विचार शुरू से ही उन विद्यार्थियों के मन में आने लगता है। तो सर
विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई के दौरान एक गोलबंदी कितना जरूरी होता है? देखिए, गोलबंदी नहीं है, उसको आप बोलेंगे कि उनका एकजुट होना, इकट्ठा होने की प्रवृत्ति होती है उसमें जी, है ना। उसका संगठन बनाने की क्षमता बोलते हैं, वे बच्चों में ज्यादा होता है और टीन उम्र में ज्यादा होता है। ये उसका साइकोलॉजी कहता है, उसके हार्मोन्स उस समय बताते हैं कि उसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा होती है, निडर बनने की क्षमता ज्यादा होती है, नेतृत्व करने की क्षमता ज्यादा होती है। और इसी के संदर्भ में वो लोग इकट्ठा होते हैं, संगठन बनाते हैं, जैसे छात्र संगठन है और भी बहुत सारे संगठन है। तो ये उसी का प्रभाव है। बिल्कुल सर। सर, आपके जीवन की अभी तक की सबसे बड़ी सफलता क्या रही है? तो ये हमारे जीवन की, मैं जो हूँ तो देख ही रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई बच्चा हमारा बहुत आगे जाता है, जैसे अजय सिंह हैं, प्रेम तिवारी हैं, अमृता गुप्ता है, हमारे पहले बैच के हैं अभय सिंह, वो अभी आप जानते होंगे कोको कोला में यही मैनेजर है, काठमांडू में HR मैनेजर हैं। तो ये भी लगता है कि हमारी ही सफलता है। बिल्कुल, इनसे जब मिलते हैं, भाई मुझे ईश्वर ने जितना दे दिया है वो मेरी सफलता तो है ही है। अब मैं जिनके लिए काम कर रहा हूँ, अगर वो सफल हो रहा है तो मेरी ही सफलता है। बिल्कुल, मैं काम तो उन्हीं के लिए कर रहा हूँ, उसी सफलता के लिए कर रहा हूँ। तो बच्चों का सफल होना है, थोड़ा सा अंतर्मुग्ध में हमको बड़ा अच्छा लगता है, आनंद होता है उससे। सर, अब जैसे अभी आपका उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो सर अभी आपके जीवन का और उद्देश्य क्या है? आप क्या बनना और चाहेंगे? नहीं, मैं काम कर रहा हूँ इसके लिए। हम लोग सोच रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में पहुंचा जाए। इसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर भी पढ़ता हूँ। बिल्कुल सर। और थोड़ी मेरी ये कमी है कि मैं अपने विषय पे ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आजकल हम लोग उपन्यास ज्यादा पढ़ रहे हैं जी। साहित्य का मैं विद्यार्थी तो नहीं रहा हूँ, पर मेरी रुचि है, तो आजकल ज्यादा समय उधर चला जा रहा है। पर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि कॉलेजों में, बड़े कॉलेजों में पहुंचा जाए, वहाँ भी से जुड़ा जाए। बिल्कुल सर। सर, इस नमस्कार पूर्वांचल के माध्यम से आप युवा, विद्यार्थी और समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आप एक बात तो मैं जरूर कहूँगा कि जो भी अभिभावक हैं या छात्र हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिल्कुल। शिक्षक भी उसमें एक थर्ड रोल होता है, सब कुछ उसके भरोसे न छोड़ा जाए। सामान्य तौर पर देखते हैं कि जो अभिभावक हैं, अभी हम लोग छोटे छोटे कई स्कूलों में आप देखेंगे, हॉस्टल में तो अधिकतम उसमें मान लीजिए 50 बच्चे हैं, तो उसमें से 40 बच्चे ऐसे हैं जिनके गार्जियन इसलिए उस हॉस्टल में डाल दिए क्योंकि वो घर पे बदमाशी करता है, पढ़ नहीं पाता है, शरारत करता है। अब उस लड़के की समस्या उसके जो अभिभावक हैं, मम्मी पापा, वो नहीं झेलना चाहते। वो चाहते हैं कि मैं इसको सीधे बोर्ड में कर दूं और वो दूसरे के जी में पड़ गया। बिल्कुल सर। तो आप ऐसे करके उसका सुधार नहीं कर पाते, वे बच्चे निश्चित तौर पे बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो और निरंकुश है, वहाँ तो और कोई वो तो जहाँ जा रहे हैं बच्चे, जहाँ आप भेज रहे हैं, वो तो पूरा प्रोफेशनली एक सिस्टम है, उनका तो एक काम है, एक व्यवसाय है। बिल्कुल सर। तो आप इंडिविजुअल अपने बच्चे के लिए नहीं कर पा रहे हैं, तो हॉस्टल, कॉलेज या ये सब कितना करेंगे? रहा तो स्कूल में बच्चा रहता ही कितने है, और एक टीचर के अपेक्षा में कितना 45 मिनट रहता है, बहुत बड़ी घंटी होगी तो, नहीं तो 30 मिनट की घंटी है, बाकी 10-12 लोग अलग अलग, तो इन सारे में वो समय बढ़ जाता है। आपके पास 14 घंटा लड़का रह रहा है, तो ये रहा। दूसरा, आपने कहा कि विद्यार्थियों का, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि सामान्य तौर पर जब भाट परानी की बात करेंगे तो हम लोग गाँव में रहते हैं, और गांव में मैंने पहले भी कहा है कि गांव के बच्चों के पास बहुत ऊर्जा है, बहुत उत्साह है, इनका आत्मविश्वास जितना है बहुत बड़ा होता है, लर्निंग एप्टीट्यूड एक होता है, वो बहुत बड़ा होता है, इनकी सीखने की जो क्षमता है शहर के बच्चों से बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल सर। ये इनको वसीयत में मिलता है गांव में, क्योंकि यहाँ निगरानी या इस तरीके के लोग बहुत रहते हैं। जहाँ जैसे हम गांव में रहते हैं तो हमारी निगरानी की ओर हमारे मम्मी पापा नहीं कर रहे हैं, हमारे चाचा भी कर रहे हैं, चाचा के दोस्त भी कर रहे हैं, उनके दोस्त भी कर रहे हैं। हम कहीं शरारत करेंगे तो सीधे खबर घर पहुंच जाएगी। बिल्कुल सर। तो एक अंकुश, एक निगरानी, एक तरीके का सोशल सिक्योरिटी जो गाँव में मिलता है, ये शहरों में नहीं है। आप देखेंगे बहुत सारे, एक घटना मैं सुना रहा हूँ, पिछले बार की घटना है, एक मेरे स्टूडेंट है तो उनके बगल के रूम में कोटा में एक लड़का सुसाइड कर लिया था, और चौथे दिन मालूम चला, 4 डे, कि वो लड़का सुसाइड कर, जब स्मेल आने लगा उसके डेड बॉडी से। तो ये गांव में कभी नहीं हो सकता है। गांव में लोग खोजने लगेंगे शाम तक उसको, बिल्कुल, अभी तक निकला नहीं, कहाँ गया है। बिल्कुल सर। तो ये सिक्योरिटी होती है, और पढ़ाई लिखाई जिसके लिए हम लोग शहरों की तरफ जा रहे हो, तो अब तो गाँव में आ गया है। तो ये कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं रहा है, गाँव में रहिए, यहाँ जो एजुकेशन का लेवल है उसको बढ़ाइए, अब थोड़ा सा सभ्य बना जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये जब हम सभ्य बन जाएंगे, थोड़ा सामाजिक तौर पे अन्य चीज़ों को समझने लगेंगे, अपने बच्चे के प्रति या जो भी हमारा गोल निर्धारित है उसके प्रति जब समर्पित होंगे, तो मुझे लग रहा है कि आप बाहर जाके जितना रिजल्ट बने, उससे कम समय में, उससे कम खर्चे में, उससे कम लागत में यहाँ आप बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, आज युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है नौकरी को लेकर, तो सर आपके हिसाब से नौकरी पाना मुश्किल है या आसान?
नौकरी की समस्या तो बहुत पहले से रहा है, कोई नया इस समय है नहीं। और अभी पिछले साल मुझे पिछले साल नहीं, अभी 10-15 दिन पहले सरकार ने एक डाटा दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या मुश्किल से 93 से 94 लाख है। बिल्कुल सर। और भारत की कुल आबादी जो गिनती की है वो लगभग 145 लाख 145 करोड़ के आसपास है। तो अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो मुश्किल से 0.5% नौकरी वाले लोग हैं। मैंने 100 आदमी में आधा आदमी नौकरी वाले हैं। बिल्कुल सर। तो नौकरी तो हमेशा किसी को नहीं मिला है। समस्या ये है कि आप नौकरी को केवल सरकारी समझ रहे हैं, तब आपको बेरोजगारी बनेगा, आपको लगेगा कि बेरोजगारी ज्यादा है। क्योंकि सरकार के पास भी एसेट है, लोगों की सेवा करना है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसको अपने खर्च दूसरे जगह करना है, इसलिए वो तकनीकी का भी प्रयोग करती है। आप पहले देखेंगे कि नौकरी प्रोवाइड करने वाला रेलवे सबसे बड़ा सेक्टर था। नौकरी ये लगभग प्राइवेटाइजेशन हो गया। नौकरी करने वाला सबसे बड़ा सेक्टर था कोल माइनिंग था, रोडवेज विभाग था, पीडब्ल्यूडी था, नहर विभाग था, नलकूप विभाग था, वन विभाग था। इसमें आप कहीं सुन रहे हैं? नए लोग नहीं सुन रहे। ये सब क्या हो गया? सब बदल गया, सब सिस्टम मशीनिक हो गया है। बंद नहीं हुआ है काम, सब चल रहा है, लेकिन सब मशीनों के द्वारा हो गया है। अब हमको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। हमें किसी विशेष कौशल होना चाहिए। आप अब नौकरी मांगने वाले बच्चों को अधिकांश चीजें आप देखेंगे कि उसके पास कोई स्किल बहुत ज्यादा नहीं है। न विषय की प्रगाढ़ता है, विषय में भी अगर अच्छा जानकारी होगा तो उसका एक पैसा है, वो स्कूलिंग कर सकते हैं, कॉलेजों में जा सकते हैं, ट्यूशन शुरू कर सकते हैं, और बाकी कौशल है नहीं, तो आखिर नौकरी कहाँ जाएगा आप? और ऐसे लड़के जो हैं वो एज ए लेबर काम भी नहीं करेंगे। बिल्कुल सर। तो इनके लिए समस्या तो पहले भी रहा है, कोई नई बात नहीं, ये पहले भी रहा है, अभी भी है, और आने वाले समय में भी रहेगा। तो सर विद्यार्थी अपनी और युवा अपनी मानसिकता को कैसे बदले कि केवल सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं होता है, अन्य क्षेत्रों में भी नौकरी किया जा सकता है? उसको स्वीकारता ये रहता है कि सरकारी नौकरी में थोड़ा स्टेबिलिटी है, थोड़ा अस्थायित्व है। प्राइवेट नौकरियों में थोड़ा ये रहता है कि हालांकि पैसा तो इस समय वो हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं, पर थोड़ा अस्थायी रहता है कि कभी स्वास्थ्य खराब हो गया, आप एलिमिनेट हो जाएंगे, कभी कोई व्यावसायिक समस्या हो गई, पेंडेमिक आ गया, अभी पिछले बार आया था, इस तरीके की कोई आपदा आता है तो थोड़ा उसमें रिस्क रहता है। लेकिन रिस्क कौन झेलेगा? भाई जितना है उतना ही में करेंगे ना। बस 100 सामान है, 1000 लोग मांगने वाले हैं, तो 900 लोग तो वापस ही जाएंगे। तो वो तो स्वीकारना ही चाहिए कि 900 में मैं भी जा सकता हूँ। सही बात है। 100 में मैं प्रयास कर रहा हूँ, 100 में चला गया तो ठीक है, नहीं जाऊँगा तो इसमें स्वीकार करिए। और अन्य जगहों में बहुत ओपन ऑप्शन है, आप मीडिया में जाइए, परिवहन में जाइए, अन्य बहुत सारे सेक्टर्स हैं। एग्रीकल्चर का इस समय इतना फर्ट चल रहा है, आप एग्रीकल्चर के एक लड़के आपको नहीं मिलेंगे खोजते हुए। एग्रीकल्चर में जाइए, बहुत स्कोप तो बहुत है। अन्य सेक्टर्स में जाइए, स्किल वाले लोगों की डिमांड तो अभी भी बहुत है, मिल नहीं रहे हैं लोग, तो स्किल डेवलप करिए कोई। बिल्कुल सर। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है और उसका समाधान कैसे किया जा सकता है? सबसे बड़ी चुनौती है लक्ष्य निर्धारण करना जी। जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, गांव से, समाज से, जिस मध्यम, यहाँ किसी भी बच्चे का, मैं अपना बता रहा हूँ या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि किसी का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं रहता है। आज सुबह हमारे जानकारी में आया कि फलाना आदमी या किसी फलाने के लड़के जो हैं दरोगा बन गए। कल से दरोगा मन में घूमने लगता है कि वर्दी चढ़ेगी सर पे। उसके 2 दिन बाद मालूम चलता है कि वो बहुत बड़े वकील हैं, हाई कोर्ट में वकील बने, तो अगले दिन लॉयर बनने का दिमाग में घूमने लगता है, फिर डॉक्टर बनने का घूमने लगता है, किसी दिन इंजीनियर बनने का घूमने लगता है। ये हमारा जो वैरायटी ऑफ गोल्स हैं, इसको इकट्ठा करना समस्या होता है। और इसके लिए इसीलिए शहरों में एक व्यवस्था है और आपको कैरियर काउंसलर मिल जाते हैं। गाँव में ऐसा नहीं है, कैरियर काउंसलर की व्यवस्था गाँव में समझाने वाले लोग भी तो नहीं है कि कोई आपको बता पाए। इसीलिए ना मैं पहले बोला हूँ कि सबसे बड़ी समस्या, आप एक उचित प्लेटफॉर्म चुनिए। स्कूल और जिनके भी मेंटरशिप में आप जा रहे हैं, उनके पास जानकारी, उनका फ्लैशबैक जरूर लीजिए। आज की समस्या हमारे पास ये है कि बच्चा जो है भीड़ बहुत देखता है और उसको भीड़ आकर्षित करता है। उसको ये लगता है कि जहाँ ज्यादा लड़के हैं या जिस अस्पताल में ज्यादा मरीज हैं, वो अस्पताल बहुत अच्छा है, डॉक्टर बहुत अच्छा होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, ये ठीक वैसे ही अस्पतालों के जैसा होगा। अस्पताल का लोकेशन बच्चे पे निर्भर करता है कि उसके पास कितने पेशेंट होंगे। अस्पताल ने अपना टीम जनरेट कर दिया, प्रचार का माध्यम बना दिया, अस्पताल ने एजेंट रख दिया है, गांव में अपने सेटअप बैठा दिए, तो सारे पेशेंट आ रहे हैं। और लोगों को क्या लगा, बाकी जो लोग उनको लगता है बहुत अच्छा डॉक्टर होगा तभी इतना पेशेंट गए।
बिल्कुल ये नहीं, इसलिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि जो उसके जीवन भर काम आने वाला है, शिक्षा उसके जीवन में एक एक रग में बैठ जाएगा, वो अंतिम दौर तक उसको सभ्य या जैसी भी जीवन जीना वो बनाए रखता है। तो आप सबसे पहले एक बेहतर स्कूलिंग या जो भी मेंटरशिप चुने, गुरु चुने, स्कूल चुने, और जब भी चुनना हो कहीं भी, तो इसके लिए थोड़ा परख रखिए। ना समझ में आए तो ठीक ठाक लोगों से संपर्क में रहिए, वो उनसे पूछ लीजिए 2-4 लोगों से, क्योंकि यहाँ देखेंगे कि पता चला कि एक स्कूल में लड़का पढ़ता था, अक्सर गांव में ये सूचना मिलता है गया उस स्कूल में और बिगड़ गया है। बिल्कुल सर, आज इतने सारे विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, एक प्रश्न मैं अंतिम में जो आपसे जानना चाहूँगा कि कोई विद्यार्थी पढ़ के और वो केमिस्ट्री का शिक्षक बनना चाहे तो आप उसको क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, अगर वो केमिस्ट्री का शिक्षक बनता है तो जो आपने एक डर बताया है कि छोटे बच्चों में या 10-11 तक बच्चों में आते आते केमिस्ट्री को लेकर के जो डर है, ये तो डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और जिनको बनना है उनके लिए एक ये है कि आप पहले ठीक से स्नातक पढ़िए, परास्नातक पढ़िए, फिर उसके बाद बुनियादी जानकारी रखिए, 10, 11, 12 आराम से पढ़ते जाइए। नौकरी पेशे में आ गए तो ठीक है, अन्यथा के बाद ओपन ऑप्शन बहुत खुला हुआ है। प्राइवेट में भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, एक से एक शानदार टीचर हैं जो तैयारी कराते हैं, नीट का, IIT का, बड़े शहरों में बहुत ओपन ऑप्शन है और बहुत ग्रैंड सैलरी है। सामान्य तौर पे अगर किसी लड़के को केमिस्ट्री का टीचर बनना है तो हमारे सब्जेक्ट में थोड़ा अमूर्त होता है, इसलिए उसकी संकल्पना पावर अधिक होनी चाहिए, उसकी कल्पना करने की क्षमता, अमेजिंग क्षमता अधिक होनी चाहिए, ताकि वो दिमाग में संरचनाओं को घुमा सके। और अगर आप ये तय कर लेते हैं कि इसमें बनना है तो बहुत रोचक सब्जेक्ट है, आप जीवन भर खुश भी रहेंगे। और सामान्य तौर पे शिक्षक जो होता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा बच्चों के बीच में रहता है, तो बचपन उससे जाता नहीं है। तो ऐसे लोग जो शिक्षक के तौर पे आना चाहते हैं, हम सब लोग उनका स्वागत करेंगे और फिर हम लोग उनके प्रबंधन करेंगे, सहयोग भी करेंगे अगर आना चाहते हैं तो। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उपस्थित है रसायन विज्ञान के महान विद्वान, और मैं पहले ही बताया था इनके परिचय में कि आप IIT JEM में ऑल इंडिया रैंक में आपका 16वां रैंक रहा। ऐसे सर जिन्होंने आज एक विद्यार्थी जीवन में आने वाली तमाम महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए, एक विद्यार्थी की मुख्य जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, आपके पास अगर रोजगार की समस्या है तो उस समस्या से आप छुटकारा कैसे पा सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में आप रोजगार कर सकते हैं, इन सभी विषयों के बारे में पूरे विस्तार से इन्होंने बताने का प्रयास किया है। अब आपने इस इंटरव्यू को देखा, अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको यह कैसा लगा और आपने यहाँ से क्या सीखा और आप किनके बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस चैनल के माध्यम से आने वाली सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास आसानी से पहुंच पाए। आप सभी ने इतने धैर्यपूर्वक इस वीडियो को इतनी देर तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।